एक सिचुएशन सोचिए। आपका क्लाइंट सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाता है और अगले ही पल उस पर मर्डर का चार्ज लग जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि कोर्ट रूम की एक कड़वी सच्चाई है। तो आज हम कानून की किताबों से थोड़ा बाहर निकलेंगे और क्रॉस केस की उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो हर जूनियर वकील को अपने क्लाइंट को ऐसे मुश्किल हालात से बचाने के लिए जरूर पता होनी चाहिए। कहते हैं, वकालत मैदान में सीखी जाती है, सिर्फ किताबों में नहीं। और ये बात सच कहूं तो बिल्कुल सही है, खासकर तब जब दांव पर किसी की जिंदगी लगी हो। तो आज हम इसी प्रैक्टिकल नॉलेज की दुनिया में उतरेंगे जो हमें असल कानूनी दांवपेच के लिए तैयार करेगा। तो चलिए सबसे पहले इस सफर की पहली और सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल लॉ के बीच का फासला। यही वो खाई है जो क्लासरूम की पढ़ाई को कोर्टरूम की असलियत से अलग करती है, और इसे पार करना ही एक वकील की पहली परीक्षा होती है। देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी जैसी किताबें हमें कानून का क्या तो बता देती हैं, पर कोर्टरूम में असली खेल कैसे का होता है। प्रोसीजर की हकीकत को समझे बिना सिर्फ किताबी ज्ञान एक अधूरे हथियार जैसा है, जिससे जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। और इसी कैसे को मास्टर करने के लिए अपने कानूनी हथियारों को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आज के दौर में एफआईआर से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स और कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं जो हर वकील के लिए जानना बेहद जरूरी है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जो सेक्शंस सालों से हमारी जुबान पर थे, वे अब बदल गए हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 154, जिसके तहत एफआईआर होती थी, अब नए कानून यानी बीएनएसएस में सेक्शन 173 बन गया है। इसी तरह एनसीआर और इन्वेस्टिगेशन की पावर भी नए सेक्शंस में चली गई हैं। अगर आज भी कोई पुरानी धाराओं का जिक्र कर रहा है तो कोर्ट में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और एक कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर। इसे हर वकील को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी सिस्टम है। मतलब क्राइम कहीं भी हुआ हो, एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई जा सकती है। जुरिस्डिक्शन की कोई रुकावट नहीं। ये क्लाइंट के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है जो इंसाफ की पहली सीढ़ी को काफी आसान बना देता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सेंटर पॉइंट पर, क्रॉस केस की दुविधा। ये वो खतरनाक मोड़ है जहां आत्मरक्षा की एक कार्रवाई आपके क्लाइंट को पीड़ित से सीधा आरोपी बना देती है और उन्हें डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर देती है। जरा इस सिलसिले को समझिए कि यह होता कैसे है। एक झगड़ा शुरू होता है, आपका क्लाइंट खुद को बचाने के लिए कुछ करता है और बस कहानी पलट जाती है। पुलिस एक तरफा एक्शन लेती है और आपके क्लाइंट पर मर्डर जैसा संगीन केस दर्ज हो जाता है। और आपके क्लाइंट की अपनी शिकायत, उसे एक मामूली एनसीआर बनाकर फाइल में कहीं दबा दिया जाता है। तो सवाल यह है कि पुलिस क्लाइंट की शिकायत को नजरअंदाज करती क्यों है? जवाब प्रोसीजर में छिपा है। कानून कहता है कि पुलिस मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना एनसीआर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ही नहीं सकती, और यही वो कानूनी दीवार है जिसे एक स्मार्ट वकील को तोड़ना होता है। तो इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? अब हम उस स्ट्रैटेजिक जवाब की बात करेंगे जो चुपचाप बैठने के बजाय इन्वेस्टिगेशन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। एक वकील के तौर पर यहां दो रास्ते हैं। पहला, पैसिव अप्रोच, बस बैठकर पुलिस की जांच का इंतजार करें और उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, स्ट्रैटेजिक अप्रोच, सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और एक एप्लीकेशन देकर पुलिस को क्लाइंट की एनसीआर की भी जांच करने पर मजबूर करें। यह सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि केस की कहानी को शुरू से ही अपने हक में मोड़ने की कला है। और उस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? एक और सिर्फ एक बात, दोनों मामलों का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ एक ही हो। मैं फिर से दोहराता हूं, एक ही आईओ। यही निष्पक्ष जांच की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब सवाल उठता है, एक ही आईओ क्यों? क्योंकि जब एक ही ऑफिसर कहानी के दोनों पहलू देखेगा, दोनों एफआईआर की जांच करेगा, तभी तो वो ये तय कर पाएगा कि असली अग्रेसर कौन था। मतलब झगड़े की शुरुआत असल में की किसने थी। यही एक तरफा जांच से बचने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का मोर्चा तो हमने संभाल लिया। चलिए अब कोर्टरूम के अखाड़े में उतरते हैं और कुछ ऐसी स्मार्ट चालों पर बात करते हैं जो ट्रायल के दौरान केस को और मजबूत बनाएंगी। यहाँ एक प्रो टिप है जो काफी समय और मेहनत बचा सकती है। जब प्रोसिक्यूशन अपने डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाए तो उसी वक्त उसी डॉक्टर से अपने क्लाइंट की एमएलसी भी सर्टिफाई करवा लें और उसे तुरंत डिफेंस एग्जिबिट के तौर पर रिकॉर्ड पर ले आएं। बस अब बाद में उसी डॉक्टर को दोबारा बुलाने की कोई जरूरत नहीं। यही स्मार्ट तरीका स्पॉट मैप और एफआईआर के लिए भी अपनाया जा सकता है। लेकिन
अब एक चेतावनी, एक ऐसा सेक्शन है जो केस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सेक्शन 315। ये आरोपी को खुद गवाह बनने का मौका तो देता है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपका क्लाइंट अनजाने में कुछ ऐसा कह सकता है जो पूरे केस को कमज़ोर कर दे। तो सेफ रास्ता क्या है? अपनी बात रखने के लिए सेक्शन 233(3) के तहत एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। यह अपनी कहानी बताने का मौका भी देता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के खतरों से भी बचाता है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या कानून के मैदान में सिर्फ बचाव करना काफ़ी है, या फिर सबसे अच्छा बचाव ही एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक ऑफेंस है? आज की हमारी पूरी चर्चा तो यही दिखाती है कि प्रोएक्टिव रहना ही जीत की कुंजी है।